बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई एडिफिकेशन बायोलॉजी लेक्चर नंबर 11 के अंदर हम एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे। एंजाइम का पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एंजाइम्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। हम शुरू करते हैं एमसीक्यू से। एमसीक्यूज नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग play a critical role in functioning of an enzyme ऑप्शन ए है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ऑप्शन बी है टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, ऑप्शन सी है कन्फिगुरेशन और फाइनल शेप that is adopted by an enzyme। ऑप्शन डी है all of these। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि हम कहते हैं कि एंजाइम जब अपनी वर्किंग करते हैं तो उसके लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। उसके अंदर के एक एंजाइम के अंदर नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड कितने हैं और उन अमाइनो एसिड की टाइप कितनी है, सीक्वेंस कितनी है, और अल्टीमेटली वो अमाइनो एसिड जो है वो फाइनल शेप किस तरह की अडॉप्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एंजाइम की फंक्शनिंग के अंदर रोल प्ले कर रही होती हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी डिस्टर्ब हो जाए तो एंजाइम अपनी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को चेंज कर दें, उसके अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को चेंज कर दें, उसके अंदर टाइप ऑफ अमाइनो एसिड को चेंज कर दें, तो एंजाइम अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग को परफॉर्म नहीं कर सकती। मीन ये 4 चीज़ें एंजाइम की फंक्शनिंग के अंदर अहम रोल प्ले करती हैं। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स, number of amino acid and the final configuration that is adopted by an enzyme। MCQ number 2 है if we provide an enzyme to a medium, ultimately we are providing the dash to the medium। ऑप्शन ए है speed to medium for metabolism, ऑप्शन बी है एक्टिव साइट्स, ऑप्शन सी है एलोस्टेरिक साइट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अब हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास आती है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्यों आती है? क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के रेट ऑफ एक्शन के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले कि व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करें, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट बीइंग परफॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, के एक ख़ास वक्त के अंदर कितनी प्रोडक्ट बन रही हैं, ये चीज़ बेसिकली क्या डिफाइन करती है? रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर रही होती है। और हमारे पास 4 मेजर फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के एक्शन को डील कर रहे होते हैं कि एक मीडियम के अंदर एंजाइम की कंसंट्रेशन कितनी है, उसके अंदर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी है, और हमने उस मीडियम को टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, और फोर्थ और लास्ट कि उस मीडियम की पीएच कितनी है। क्योंकि ये सारे फैक्टर जो है अल्टीमेटली एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम किसी मीडियम के अंदर एंजाइम डालते हैं तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम ज़रूरी नहीं कि उसका एंजाइम डालने से उसका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाएगा। वो इसलिए कि मुमकिन है कि वो ऑलरेडी सैचुरेटेड पॉइंट पे है, अगर आप उसके अंदर और एंजाइम डालेंगे तो वो रिएक्शन स्पीडअप नहीं होगा। तो अगर आप एक मीडियम के अंदर एंजाइम डाल रहे हैं तो इट मीन वो आप उस मीडियम के अंदर एक्टिव साइट ऐड कर रहे हैं। वो एक्टिव साइट बाद में अपना फंक्शन परफॉर्म करती है नहीं करती, वो केमिकल रिएक्शन सैचुरेशन पे है या नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, एक्टिव साइट जो है वो पुट कर रहे हैं।
एलोस्टेरिक साइड इसका आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एलोस्टेरिक साइड तमाम एंजाइम की नहीं है। बहुत से एंजाइम ऐसे हैं जो एलोस्टेरिक साइड के बगैर ही अपनी फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या है, बीटा। एमसीक्यू नंबर 3 है, व्हेन वी ऐड सबस्ट्रेट to a already occurring enzyme action and there is no increase in rate of enzyme action, what is the possibility? पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ऑप्शन ए है दी रिएक्शन is already at saturation। ऑप्शन बी है substrates are not available। ऑप्शन सी है products are more than reactants। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है कि ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है वो सैचुरेशन पे। इसकी रीज़न क्या है? जब हमारे पास एक रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ सबस्ट्रेट, नंबर ऑफ एंजाइम या नंबर ऑफ सबस्ट्रेट, नंबर ऑफ एक्टिव साइट के इक्वल हो जाए तो उस वक्त हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। अगर उस पोजीशन के अंदर अगर हम मोर सबस्ट्रेट ऐड करेंगे फिर भी रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर हम उसके अंदर मोर एंजाइम ऐड करेंगे तो फिर भी रेट ऑफ एक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ों का फिर बढ़ाना ज़रूरी है। आप सबस्ट्रेट भी बढ़ाएं और आप एंजाइम भी बढ़ाएं। अगर एक चीज़ आप बढ़ा रहे हैं दूसरी नहीं बढ़ा रहे तो उसको बढ़ाने का कोई बेनिफिट नहीं है। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एमसीक्यू नंबर 4 है, what type of energy is provided by a temperature? टेम्परेचर किस तरह की एनर्जी प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए है ये एक्टिवेशन एनर्जी देता है। ऑप्शन बी है ये काइनेटिक एनर्जी दे रहा होता है। ऑप्शन सी है ये वाइब्रेशनल एनर्जी दे रहा होता है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि जब हम टेम्परेचर को प्रोवाइड करना शुरू करते हैं तो टेम्परेचर सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी देता है। उसके बाद अगर टेम्परेचर को और इंक्रीज करें तो वो काइनेटिक एनर्जी देना शुरू कर देता है। अगर आप उसको और इंक्रीज करें तो वाइब्रेशन एनर्जी देना शुरू कर देता है। और ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर अगर हम वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म की जो बॉन्डिंग है एंजाइम के अंदर वो ब्रेक हो जाएगी। जब बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो डी नेचर हो जाएगा। जब एंजाइम का स्ट्रक्चर डी नेचर हो जाएगा तो एंजाइम अपनी फंक्शनिंग नहीं कर सकेगा। तो बेशक का टेम्परेचर मुख्तलिफ तरह की एनर्जी दे रहा होता है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम लेवल पे रखते हैं, मीन हम टेम्परेचर इतना रखते हैं कि वो टेम्परेचर मीडियम को एक्टिवेशन एनर्जी के साथ काइनेटिक एनर्जी भी दे रहा है, लेकिन इतना टेम्परेचर नहीं है कि वाइब्रेशन एनर्जी प्रोवाइड ना करे, तो मैक्सिमम एक्टिविटी ले सकते हैं हम एक एंजाइम। तो अगर उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ऊपर ले जाएंगे, वाइब्रेशन एनर्जी मिलेगी, उस वाइब्रेशन एनर्जी से एंजाइम डी नेचर हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 5 है, द इंक्रीज इन pH of an enzyme may cause
ऑप्शन ए है चेंज द आयोनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ऑप्शन बी है चेंज ऑफ चार्जेस ऑन एंजाइम्स एक्टिव साइट। ऑप्शन सी है ब्रेकेज ऑफ bonds of globular structure। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। अब हमारे पास हम कहते हैं कि हर एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक पीएच पे सबसे बेहतर एक्टिविटी देता है। उस पीएच को हम ऑप्टिमम पीएच का नाम देते हैं। अगर हम ऑप्टिमम पीएच से भी पीएच को इंक्रीज कर दें तो वो पीएच क्या कर सकती है, आयोनाइजेशन कर सकती है किसकी, सबस्ट्रेट की। या वो पीएच क्या करेगी, आयोनाइजेशन कर देगी किसकी, एक्टिव साइड की। आयोनाइजेशन या चेंज ऑफ चार्जेस एक ही बात है। और इसके साथ अगर हम उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो वो एंजाइम के अंदर जो बॉन्ड्स उनको ब्रेक करेगी, अल्टीमेटली एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाएगा। तो जब हम पीएच को इंक्रीज करते हैं तो पीएच को दो तरह से इंक्रीज किया जा सकता है। या तो आप उसके अंदर स्लाइड चेंज लेके आ सकते हैं या एक्सट्रीम चेंज लेके आ सकते हैं। अगर स्लाइड चेंज लेके आ रहे हैं तो सिंपल वो चार्जेस का जो डिफरेंस है वो आएगा बोथ ऑन एक्टिव साइट आर इन एंजाइम एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट। या जब हम उसको एक्सट्रीम करेंगे तो उसके से बॉन्डिंग जो है ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो डीनेचर हो जाएगा। मुख्तलिफ एंजाइम है जिनको अपनी वर्किंग के लिए मुख्तलिफ पीएच चाहिए होती है। पेप्सिन 2 पीएच पे अपनी बेहतर एक्टिविटी कर रहा होता है। सुक्रेज जो है 4.5 पे अपनी बेहतर एक्टिविटी कर रहा होता है। आर्जिनेज 9 पीएच पे अपनी बेहतर एक्टिविटी कर रहा होता है। तो मुख्तलिफ एंजाइम की जो ऑप्टिमम पीएच है वो मुख्तलिफ होती है। एमसीक्यू नंबर 6 के अंदर हम डिस्कस करेंगे इनहिबिटर्स को। इनहिबिटर क्या होता है? इनहिबिटर बेसिकली एनी सब्सटेंस और केमिकल दैट ब्लॉक द एंजाइम एक्टिविटी टेम्परेरीली या परमानेंटली। तो जो भी चीज़ जो एंजाइम की एक्टिविटी को आर्जी तौर पे या मुस्तकिल तौर पे ब्लॉक कर दे उसे हम इनहिबिटर का कहते हैं। और ये इनहिबिटर मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। अब हम देखते हैं एमसीक्यूज के थ्रू कि वो किस तरह से हो सकते हैं। हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 है, इफ अ इनहिबिटर blocks the enzyme activity permanently, then it may be a dash inhibitor। रिवर्सिबल हो सकता है जी। ऑप्शन बी है इरिवर्सिबल हो सकता है। ऑप्शन सी है कंपैटिटिव हो सकता है। ऑप्शन डी है नॉन कंपैटिटिव हो सकता है। पर हम इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। अगर हमारे पास जो इनहिबिटर हैं, मीन कोई भी केमिकल, कोई भी सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दे, स्लो कर दे, उसे हम इनहिबिटर का नाम देते हैं। तो इनहिबिटर हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। एक हम कहते हैं कि हमारे पास इनहिबिटर इरिवर्सिबल हो सकते हैं। दूसरा हम कहते हैं कि हमारे पास जो इनहिबिटर्स हैं वो रिवर्सिबल हो सकते हैं। अगर रिवर्सिबल है तो इनकी भी दो टाइप हो सकती हैं। या तो ये क्या हो सकते हैं, कंपैटिटिव हो सकते हैं, या ये क्या हो सकते हैं, नॉन कंपैटिटिव हो सकते हैं। तो हमारे पास अगर तो इरिवर्सिबल है तो ये एंजाइम की एक्टिविटी को परमानेंटली ब्लॉक कर देंगे कि एंजाइम दोबारा रिकवर नहीं हो सकेगा, दोबारा अपनी एक्टिविटी को रिज्यूम नहीं कर सकेगा। तो रिवर्सिबल के एंजाइम कुछ देर के लिए अपनी एक्टिविटी को ब्लॉक करता है, उसकी एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है, लेकिन वो अपनी एक्टिविटी को दोबारा रिज्यूम कर सकता है। अगर हम उन कंडीशन को रिवर्स कर दें तो वो दोबारा अपनी एक्टिविटी को रिज्यूम कर लेगा। दो तरह के हो सकते हैं, कंपैटिटिव, नॉन कंपैटिटिव। जैसे कि नाम बता रहा है कि कंपैटिटिव ऐसे रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं जो सबस्ट्रेट के साथ मुमासलत रखते हैं, जिनकी जो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है वो सबस्ट्रेट के साथ होती है। उसकी वजह से जो एंजाइम है वो डिसीव हो जाता है और उस इनहिबिटर को अपने साथ अटैच करवा लेता है। दूसरा नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर, ये ऐसे इनहिबिटर्स हैं जिनकी एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ तो कुछ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं होती,
लेकिन ये एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा किसी दूसरी साइट के साथ अटैच हो जाए। जो दूसरी साइट होती है उसको एलोस्टेरिक साइट का नाम देते हैं। और ये एलोस्टेरिक साइट हर एंजाइम के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, मुख्तलिफ किस्म के जो एंजाइम उनके अंदर ये प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, इरिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल के हवाले से हम एक एमसीक्यू जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 7 है, irreversible inhibitors may block the enzyme activity by ऑप्शन ए है physically occupying the active site, ऑप्शन बी है chemically occupying the active site, ऑप्शन सी है damaging the active site or globular structure of an enzyme, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज। ये ऑल ऑफ दीज बेस्ट ऑप्शन क्यों है, क्योंकि एंजाइम दोनों तरह से एक्टिव साइट को जो है वो कवर कर सकते हैं, जो रिवर्सिबल होते हैं। फिजिकली ऑक्यूपाई भी कर सकते हैं, बगैर किसी बॉन्ड बनाए उसको कवर करके उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर सकते हैं, या वो क्या करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कर लेते हैं एक्टिव साइट के साथ और उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं, या वो क्या करते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं। अगर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डैमेज हो गया, एक्टिव साइट डैमेज होगी या एक्टिव साइट ऑक्यूपाई होगी, तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो इसकी जो बेस्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा। तो उसके बाद एक और एमसीक्यूज डिस्कस कर सकते हैं। Which types of enzyme mostly help in feedback mechanism? ऑप्शन ए है competitive, ऑप्शन सी बी है नॉन कंपेटिटिव, ऑप्शन सी है इरिवर्सिबल, ऑप्शन डी है रिवर्सिबल। यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है नॉन कंपेटिटिव। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादातर एंजाइम जो फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं उनकी एलोस्टेरिक साइट्स होती हैं। एलोस्टेरिक साइट के साथ जाके प्रोडक्ट लग जाती है और उसकी एक्टिव साइट के अंदर कुछ कन्फर्मेशन चेंजेस करती है, जिसकी वजह से ओरिजिनल सबस्ट्रेट है उसके साथ अटैच नहीं हो सकता और वो उसकी जो एक्टिविटी है वो कुछ देर के लिए रुक जाती है। तो रिवर्सिबल इनहिबिटर, नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स हैं, वो बेसिकली ज़्यादातर रोल प्ले कर रहे होते हैं किसके अंदर, फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।